नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेज में आपका स्वागत है। आज डीएलएड प्रथम सेमेस्टर हिंदी विषय के अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षाओं में आ चुके हैं। पहला प्रश्न है आपका, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे तो एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ ए ओ रे। और यह प्रश्न यूपी टेट में आया था, मूल स्वर कितने होते हैं? इनको आप मूल स्वर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूपी टेट में ये प्रश्न पूछने के लिए आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न, उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ लिखिए। 2019 में आया है। उपेक्षा अवहेलना होती है, अपेक्षा आशा होती है। सुधा एवं पंकज शब्द का अर्थ लिखिए। सुधा मीन्स होता है अमृत और पंकज कमल को कहते हैं। नेक्स्ट, जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। जिसके नीचे रेखाएं होती हैं उस वाक्यांश को रेखांकित वाक्य कहते हैं। ये लिखने के लिए आए सभी प्रश्न। आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आपको छोटे मोटे ये सब पर्यायवाची शब्द भी याद करने हैं। तो गगन, नभ, आसमान, अंबर। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ औ दोनों स्वर वर्ण हैं। ऊष्म व्यंजन कितने हैं लिखिए। तो ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, स, 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 ह। अगर यहाँ स के क्रम को मत भूल जाना, क्योंकि स पहले ये वाला सा आ रहा है, बीच में ये पेट चीरा सा आ रहा है, इसका ये ऐसे पेट चीरा सा और स। तो बीच में आप ऐसे याद कर लेना, बीच में जो बीच में से चिर रहा है यही सा आ रहा है, मतलब बीच में इसमें एक रेखा आ रही है, यही वाला सा आ रहा है बीच में। और फिर सड़क वाला सा है जो सामान्य है, और पहले जो है इसे सीटी वाला सा या इस तरह बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संधि एवं संयोग शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। देखो, संधि शब्द का विलोम शब्द विच्छेद और विग्रह भी होता है, विग्रह। और संयोग का वियोग आपका होता ही होता है। अभिव्यक्ति के साधनों के नाम लिखिए। तो मौखिक अभिव्यक्ति एवं लिखित अभिव्यक्ति। नेक्स्ट, स्वराघात किसे कहते हैं? उच्चारण में ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को स्वराघात कहा जाता है। 2023 में आया प्रश्न। पार्श्विक वर्ण का उदाहरण दीजिए। पार्श्विक वर्ण में मुख द्वार बीच में बंद हो जाता है और हवा दोनों ओर से निकल जाती है, जैसे ल। तो ये ल पार्श्विक वर्ण है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे, ऐसा भी पूछने की आदत। लिपि को परिभाषित कीजिए। भाषा को लिखने की विधि को लिपि, भाषा की लिखने की विधि लिपि कहलाती है। अथवा मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। एक परिभाषा और आप याद कर सकते हो, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। और भी परिभाषा आप बना सकते हो। भाषा को लिखने में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है उसे हम लिपि कहते हैं, ऐसा भी आपकी परिभाषा बन जाएगी। आर्य एवं उन्नति का विलोम शब्द लिखिए। आर्य का अनार्य, उन्नति का अवनति। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कारक किसे कहते हैं? एक एक नंबर में आए होंगे जी, एक एक नंबर के हैं लघुत्तरी। तो कारक किसे कहते हैं? अपादान कारक का चिन्ह लिखिए। तो देखो, एक नंबर में आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है, ध्यान रखना है इस बात का, नहीं तो फिर परीक्षा के लिए समय कम पड़ जाएगा।
ये तो 2 नंबर के लायक इन्होंने परिभाषा दे रखी है। क्रिया के साथ जिन शब्दों का संबंध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। साधारणतः कारक का अर्थ है, देखो क्रिया के साथ, यहाँ पे इन्होंने ये गलत दे दिया। क्रिया के साथ जिन शब्दों का संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं, यहाँ पे कारक आएगा। साधारणतः कारक का अर्थ है करने वाला, ऐसी वस्तु जिसका उपयोग क्रिया को पूर्ण करने में हो कारक कहलाते हैं। दशरथ के पुत्र राम ने लंका में रावण को बाणों से मारा। इस वाक्य में पुत्र राम, लंका, रावण तथा बाण ये शब्द कारक हैं। अपादान कारक का चिन्ह से के साथ अलग के योग से बनना है। तो आपको इतना तो नहीं लिखना है। कारक कैसे कहते हैं, देखो, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होता है उसे कारक कहते हैं। ध्यान रखना, ये क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। जैसे राम ने बाण से मारा, तो यहाँ पे बाण से मारा, तो मारना क्रिया किससे हो रही है, तो उसकी उत्पत्ति हो रही है, बाण से मारा, यहाँ पे से लग रहा है, वो कारक है। कारक क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होता है। नेक्स्ट देखिए, लेखन शिक्षण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। अब ये लघुत्तरीय प्रश्न है। लिखने के शिक्षा के महत्व। लिखने की शिक्षा के प्रमुख महत्व निम्न हैं। नंबर 1, लिखने की शिक्षा के प्रमुख महत्व बालक को इस बात की योग्यता प्रदान करना है जिससे वह अपनी भावनाओं और अनुभूतियों को लिखकर अपने शब्दों में व्यक्त कर सके। तो ये लिखने का प्रथम उद्देश्य है। दूसरा देखिए, बालकों को लिखने की शिक्षा देने का एक महत्व यह भी है कि वे लिखते समय यथास्थान, सामासिक तथा विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करके लिख सकें। देखो, भाषा में विराम का अपना अलग महत्व होता है। बालकों ने पढ़कर, सुनकर या मौखिक भाषा के माध्यम से जिन शब्दों का ज्ञान अर्जन कर लिया है उन्हें प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। छात्र इन शब्दों का प्रयोग लिखकर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, बालकों ने जिस ज्ञान को सीखकर प्राप्त कर लिया है उन्हें लिखित भाषा का ज्ञान कराकर उस ज्ञान को सुव्यवस्थित तारतम्य रूप से प्रस्तुत करने की शिक्षा प्रदान करना। बच्चों को सुंदर, स्पष्ट तथा आकर्षक ढंग से लिखने की शिक्षा देना। स्थायी साहित्य सृजन की शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट चलते हैं विद्यार्थियों। अब देखो, वो प्रश्न हो गया था कंप्लीट वहीं पे, और यह प्रश्न आगे देखिए 2 बार आया है परीक्षा में। तो देखो, देखा जाए तो डीएलएड में जो प्रश्न विगत परीक्षाओं में आए हैं उन्हीं को ही अधिकतर रिपीट किया जा रहा है। लेखन शिक्षण की विविध विधियां कौन कौन सी हैं, लिखिए। लिखने की शिक्षा के उद्देश्य एवं लेखन शिक्षण की विधियां बताइए। लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। 3 प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं। पढ़ना सिखाने के साथ साथ लिखना सिखाने के कई लाभ हैं। प्रथम लाभ यह है कि देखना, सुनना तथा करना ये तीनों क्रियाएं लिखने के साथ साथ चलती हैं, अतः लिखना और पढ़ना एक दूसरे में सहायक हो जाते हैं। द्वितीय लाभ यह है कि लिखने की शारीरिक क्रियाएं पढ़ने को रोचक बना देती हैं। लिखने की शिक्षा। बालक प्रारंभिक अवस्था में अपना प्रकाशन मौखिक भाषा में ही करता है। आगे चलकर वह लिखकर अपने भावों को व्यक्त करता है। बालक को पहले पढ़ना सिखाया जाए और बाद में बोलना, या पहले ही लिखना सिखाया जाए,
इस संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। मांटेसरी का कहना है कि बालक को पहले लिखना सिखाया जाना चाहिए, किंतु कुछ विद्वान पढ़ने और लिखने की शिक्षा साथ साथ चलने के समर्थक हैं। लिखित अभिव्यक्ति का महत्व। लिखने की शिक्षा के उद्देश्य। लिखने की शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं। पॉइंट नंबर 1 है, लिखने की शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य बालक को इस बात की योग्यता प्रदान करना है जिससे वह अपनी भावनाओं और अनुभूतियों को लिखकर अपने शब्दों को व्यक्त कर सके। बालकों को लिखने की शिक्षा देने का एक उद्देश्य यह भी है कि वे लिखते समय यथास्थान सामासिक तथा विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करके लिख सकें। तो देखो, ये प्रश्न अभी भी आया था और लगभग वही परिभाषा है इसकी जो पॉइंट है। बालकों ने पढ़कर, सुनकर या मौखिक भाषा के माध्यम से जिन शब्दों का अर्जन कर लिया है उनके प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। छात्र इन शब्दों का प्रयोग लिखकर कर सकते हैं। बालकों ने जिस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है उन्हें लिखित भाषा का ज्ञान कराकर उस ज्ञान को सुव्यवस्थित तथा तारतम्य रूप से प्रस्तुत करने की शिक्षा प्रदान करना। तो यह भी वही पॉइंट हैं। आगे देखते हैं। अब देखो, यहाँ से देखिए और एक आध देखना चाहो तो पॉइंट आप देख लेना, क्योंकि ये वही पॉइंट है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। स्थायी साहित्य सृजन की शिक्षा प्रदान करना, बच्चों को सुंदर, स्पष्ट, आकर्षक ढंग से लिखने की शिक्षा देना, ये तो होना ही चाहिए। देखो, गांधी जी के बारे में एक कुछ आता है कि गांधी जी अपनी लिखावट पर इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब वो दक्षिण अफ्रीका गए थे तो उन्होंने वहाँ के जो लेखन पद्धति को देखा। मोती जैसे लिख देते थे। तो गांधी जी ने उस समय से सोचा था कि पढ़ने के साथ साथ लिखने का भी अपना अलग महत्व है। बच्चों को लिखने की शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्वानों ने कुछ शिक्षण विधियाँ का उल्लेख किया है। वे प्रमुख शिक्षण विधियाँ निम्न हैं। रेखा द्वारा लिखने को शिक्षा देना, मांटेसरी विधि से लिखने की शिक्षा देना, अनुकरण विधि से लिखने की शिक्षा देना, पेस्टालॉजी की लिखने की शिक्षा की विधि, मनोवैज्ञानिक विधि। ये कुछ विधियां हैं, तो आपको याद रखनी है पूछने के लिए परीक्षा में, बिल्कुल अलग से भी आ सकती हैं। तो देखो, इनके बारे में अब बताया गया है। रेखा विधि क्या है? प्राय देखा जाता है कि बच्चे कुछ रेखाएं खींचने लगते हैं। उन्हें इस प्रकार की तिरछी, पड़ी, सीधी और बड़ी रेखाओं में एक विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। अतः बच्चों से इस प्रकार की रेखाएं आरंभ में खिंचवानी चाहिए। जब रेखा खींचने में उनके हाथ सधने लगें तो अक्षरों के आकार बनवाने चाहिए। इसे ही रेखाओं द्वारा अक्षर सिखाने की विधि कहते हैं। तो सामान्य हैं ये चीज़ें, एक बार पढ़कर ही याद हो जाएंगी आपको, तो लेकिन एक बार इसकी स्टडी होनी चाहिए। देखो, बीटीसी में देखा जाए तो जो डीएलएड है इसमें बैक बहुत आती हैं। आपने देखा होगा, इतने बच्चे फेल हो गए, इतने जब रिजल्ट आता है तो उसमें बैक बहुत ज़्यादा आती हैं। तो आप इसकी तैयारी अवश्य करना। और 1% भी सुपर टेट में इसकी लगती है, 40%। आप इस बात का भी ध्यान रखना। मांटेसरी पद्धति में छोटे बच्चों को लिखने की शिक्षा देने के लिए 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले बच्चे को लेखनी पकड़वाने का अभ्यास कराया जाता है। यह अभ्यास कार्य कागज़ अथवा पट्टी पर रेखा गणित की विभिन्न आकृतियाँ खींचकर उनमें लेखनी के द्वारा स्याही भरवाकर ही किया जाता है। बालकों को अक्षरों का स्वरूप बतलाने के लिए रेगमाल कागज़ का प्रयोग किया जाता है। रेगमाल पर अक्षरों का स्वरूप बना रहता है। बच्चे अक्षरों के बने हुए आकार पर उंगली फेरते हैं। धीरे धीरे उक्त
रेगमाल कागज पर उंगली फेरते फेरते बालक उसकी ध्वनि का भी उच्चारण करने लगते हैं। इस क्रिया के द्वारा वे अक्षरों की ध्वनि साम्य में आपसी संबंध स्थापित करते हैं और तब वे स्वतः लिखना आरंभ करते हैं। तो ये मॉन्टेसरी पद्धति है जिसमें रेगमाल का प्रयोग किया जाता है। अनुकरण विधि। अनुकरण विधि के द्वारा बच्चों को अक्षरों का ज्ञान कराने के लिए अध्यापक श्यामपट्ट अथवा बच्चों की पट्टी पर बड़े आकार का सुडौल अक्षर लिख देता है। बालक अध्यापक द्वारा लिखे अक्षर की ही भांति अक्षर लिखते हैं। धीरे धीरे इसी अनुकरण के द्वारा वे अक्षर लिखना जान जाते हैं। अनुकरण विधि है ये। अनुमीन्स होता है वैसे भी पीछे उपसर्ग पढ़े होंगे तो आप जैसा आप पीछे जो कर रहा है उसके पीछे ऐसा ही करें, ऐसा ही लिखें, इसी को ही हम अनुकरण कहते हैं। पेस्टालॉजी विधि है। इस विधि में बालक को सरल से जटिल की ओर ले जाया जाता है। ये शिक्षण सूत्र है, सरल से जटिल की ओर। यहाँ पे शिक्षण सूत्र का भी प्रयोग है, ठीक है। उनको सबसे पहले अक्षरों का ही ज्ञान कराया जाता है। अक्षरों की आकृतियाँ विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर ली जाती हैं। इसके बाद टुकड़ों के योग से पूरे अक्षर की रचना कराई जाती है। उनको पहले वे ही वर्ण सिखाए जाते हैं जो कि अधिक सरल होते हैं। तत्पश्चात कठिन वर्णों की शिक्षा दी जाती है। पांचवा पॉइंट देखिए, मनोवैज्ञानिक विधि। मनोवैज्ञानिक विधि में बच्चों को पहले पूर्ण ज्ञान कराया जाता है। इसके बाद अंश का ज्ञान कराते हैं, अर्थात उन्हें सर्वप्रथम पूरे वाक्य की शिक्षा दी जाती है। इसके बाद शब्द और अंत में अक्षरों की शिक्षा दी जाती है। अयोगवाह से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए या समझाइए ऐसा। अयोगवाह का अर्थ है हिंदी वर्णमाला में स्वरों तथा व्यंजनों के अतिरिक्त दो अन्य वर्ण भी हैं, छोटी अंग और बड़ी अंग जिसे कहते हैं। ये दोनों स्वरों के बाद लिखे जाते हैं। अब इसकी परिभाषा देख लो। छोटी अंग और बड़ी अंग दो वर्ण ऐसे हैं जो न तो स्वर हैं और न व्यंजन, पर इनकी स्वतंत्र ध्वनि है, इसलिए हम इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह के भेद। अयोगवाह तीन प्रकार के होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अब देखो अनुस्वार क्या होते हैं। अनुस्वार, इसका उच्चारण नासिका से होता है। स्वरों के समान इसकी मात्रा भी वर्णों पर लगाई जाती है। इसका चिन्ह एक डंडा और ऊपर बिंदी, जैसे गंगा, बंदर, ये अनुस्वार होता है। अनुनासिक, जब स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं तो उनका रूप साधारण होता है, परंतु जब स्वर नाक से बोले जाते हैं तो उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। ऐसे स्वर नाक से बोले जाने के कारण अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे उंगली, जाएं, आंधी, आँख, ऐसा आप लिख सकते हैं। विसर्ग, इसका उच्चारण आधे ह की भांति होता है। स्वर के समान इसकी मात्रा व्यंजन पर लगाई जाती है, जैसे प्राय, अतः आदि। आज के लिए विद्यार्थियों बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।